देखिए आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में देखिए सबसे पहले लेंगे अपन राजपूतों की उत्पत्ति, फिर उसके बाद में अपन तुम्हारे कृषि परीक्षक के बैच में राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक है जैसे महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए अपन आज देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, और उसके बाद में अपन शासक पकड़ेंगे। तो देखिए चैप्टर डालो, हेडिंग डाल लो भाई, राजपूतों की उत्पत्ति। उत्पत्ति देखिए ध्यान से सुनो, हर चीज समझ में आएगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। देखिए भाई एक ग्रंथ है, उसका नाम आपने सुना होगा पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है भाई? देखिए एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। रासो तो देखिए भाई पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का जो लेखक है वो है कौन भाई? चंद्रवरदाई। कौन है भाई? चंद्रवरदाई। तो देखिए चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई का जो वास्तविक नाम था वो था पृथ्वी भट्ट। क्या नाम था भाई? पृथ्वी भट्ट। तो देखिए अच्छी तरह समझो, अरे भाई इस चंद्रवरदाई के अनुसार एक जगह है आबू। आबू जो जगह है भाई सिरोही में, कहां है? सिरोही में। तो देखिए आबू सिरोही में कौन रहता था भाई? एक वशिष्ठ मुनि नामक ऋषि रहता था। वशिष्ठ मुनि नामक कौन रहता था भाई? एक ऋषि रहता था। तो देखिए इस वशिष्ठ मुनि नामक ऋषि ने अरे भाई क्या करवाया? क्या करवाया बताइए भाई? अग्नि यज्ञ। क्या करवाया? अग्नि यज्ञ करवाया। तो देखिए इसने अग्नि यज्ञ क्यों करवाया? तो आप लोग आंसर दोगे, अरबी आक्रमणकारियों का विनाश करने के लिए। अरबी आक्रमणकारियों का विनाश करने के लिए। तो देखिए भाई इस अग्नि कुंड से निकले कौन? राजपूत निकले। देखिए सबसे पहले कौन निकले? प्रतिहार। कौन निकले भाई? प्रतिहार। अच्छा प्रतिहार के बाद कौन निकले बताइए? परमार। परमार के बाद कौन निकले? चालुक्य। कौन निकले भाई? चालुक्य। चालुक्य का दूसरा नाम है सोलंकी। क्या नाम है भाई? सोलंकी। अच्छा देखिए अंत में कौन निकले बताओ? चौहान। कौन निकले भाई? चौहान। एक बार दोबारा देखो आप लोग अच्छी तरह, बताओ बिल्कुल याद हो जाना चाहिए या का यहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, 2 दिन की क्लास रेगुलर लोगे, अपने आप आपको हर चीज यहीं बोर्ड पे याद हो जाएगी। एक बार दोबारा देखो, बताइए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है भाई? चंद्रवरदाई। इस चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। देखिए चंद्रवरदाई के अनुसार एक जगह आबू, आबू जगह है सिरोही में। कहां पे है भाई? सिरोही में। तो देखिए आबू सिरोही में एक वशिष्ठ मुनि नामक कौन रहता था? ऋषि रहता था। तो इस वशिष्ठ मुनि नामक ऋषि ने क्या करवाया? एक अग्नि यज्ञ करवाया। अच्छा प्रश्न ये बनता है कि अग्नि यज्ञ क्यों करवाया? अरबी आक्रमणकारियों का विनाश करने के लिए। तो ध्यान दो, अरबी आक्रमणकारियों का विनाश करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने जो अग्नि यज्ञ करवाया, इस अग्नि कुंड से निकल गए कौन है? राजपूत। तो राजपूतों में देखो सबसे पहले कौन है? प्रतिहार। प्रतिहार के बाद कौन? परमार। परमार के बाद कौन? चालुक्य। चालुक्य का दूसरा नाम क्या है भाई? सोलंकी। और अंत में कौन निकले? चौहान। कौन निकले? चौहान निकले। अच्छा मिटा दो भाई इसको। अच्छा अब इससे आगे देखिए भाई, एक ग्रंथ और है हमीर महाकाव्य। बोलो भाई ग्रंथ का नाम क्या है? हमीर महाकाव्य। तो देखिए हमीर महाकाव्य, अरे हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो लेखक है वो कौन है भाई? हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन है बताओ भाई? नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी है भाई।
तो देखिए नयन चंद्र सूर्य, सूर्य से अर्थ निकालो सूर्य, क्या निकालो सूर्य। तो बताइए नयन चंद्र सूर्य के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई भाई? सूर्य से। किससे हुई? सूर्य से। या राजपूतों को बताइए सूर्यवंशी। अरे भाई कौन सा वंशी? सूर्यवंशी। किसने बताया बताओ भाई? नयन चंद्र सूर्य ने बताया। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, एक इतिहासकार का नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है भाई? कर्नल जेम्स टोड। सुना होगा आपने नाम। तो देखिए अरे इस कर्नल जेम्स टोड ने कहा, क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जिस तरह से, क्या कहा? कि जिस तरह से कौन? शक, कुषाण, हूण, सिथियन विदेशों से आए। कहां से आए भाई? विदेशों से आए। उसी तरह से राजपूत भी कहां से आए? विदेशों से आए। तो बताओ भाई राजपूतों को विदेशी जाति किसने बताई? आंसर क्या दोगे बोलो? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बताई भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। एक बार दोबारा समझो अच्छी तरह, बताइए कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि जिस तरह से ये विदेशी जातियां कौन कौन सी? शक, कुषाण, कौन भाई? शक, कुषाण, हूण, सिथियन कहां से आए? सब विदेशों से आए। उसी तरह से राजपूत भी कहां से आए? विदेशों से आए। तो प्रश्न बनता है राजपूतों को विदेशी जाति किसने बताई? क्या आंसर दोगे? कर्नल जेम्स टोड ने। यह एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि शक, कुषाण, हूण, सिथियनों की तरह राजपूतों को विदेशों से आना किसने बताया? तो क्या आंसर दोगे आप लोग? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बताया भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। अच्छा इसके बाद में देखिए ध्यान दो, एक इतिहासकार है डॉक्टर गौरी शंकर। कौन भाई? डॉक्टर हाँ देखिए भाई डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हाँ तो देखिए डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को, किसको भाई? राजपूतों को क्या बताया बताइए? वैदिक आर्यों की वैदिक आर्यों की संतान। या कौन सी जाति बताई बताओ? क्षत्रिय। कौन सी जाति बताई भाई? क्षत्रिय जाति बताई। अच्छा एक बार दोबारा देखो, बताओ डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को किसकी संतान बताई भाई? वैदिक आर्यों की संतान बताई। यह एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राजपूतों को क्षत्रिय जाति किसने बताई? क्षत्रिय जाति। तो भी आंसर क्या आएगा? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताई। अच्छा इसके बाद में देखिए एक इतिहासकार और है सीवी वेद। कौन है भाई? सीवी वेद। तो देखिए इस सीवी वेद ने अरे राजपूतों को, बोलो भाई किसको? राजपूतों को क्या बताया बताओ? विशुद्ध रूप से भारतीय। क्या बताया भाई? राजपूतों को विशुद्ध रूप से भारतीय बताया कि ये तो पहले से ही भारत में रहने वाली एक जाति है। तो बताओ राजपूतों को विशुद्ध रूप से भारतीय किसने बताया? क्या आंसर दोगे? सीवी वेद ने। किसने बताया भाई? सीवी वेद ने बताया। अच्छा एक बार एक चीज और देखो, ध्यान दो भाई, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर। तो देखिए डॉक्टर भंडारकर ने अरे राजपूतों की उत्पत्ति, बोलो भाई किसकी उत्पत्ति? राजपूतों की उत्पत्ति देखिए भाई किससे बताई बताओ? ब्राह्मणों से। बोलो भाई किससे बताई? ब्राह्मणों से। कि ये तो राजपूत तो किससे अलग हुए हैं? ब्राह्मणों से अलग हुए हैं। एक बार दोबारा देख लो, बताइए
हमीर महाकाव्य ग्रंथ का लेखक कौन है भाई? नयनचंद्र सूरी। और नयनचंद्र सूरी, सूरी से अर्थ निकालो सूर्य, क्या निकालो? सूर्य। तो बताओ राजपूत की उत्पत्ति सूर्य से किसने बताई? नयनचंद्र सूरी ने बताई भाई। अच्छा, या राजपूतों को सूर्यवंशी किसने बताया? तो भी आंसर क्या दोगे? नयनचंद्र सूरी। इसके बाद में देखिए कर्नल जेम्स टोड, कौन आ जाता है भाई? कर्नल जेम्स। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जिस तरह से शक, कुषाण, हूण, सिथियन कहां से आए? विदेशों से आए, उसी तरह से राजपूत भी कहां से आए? विदेशों से आए। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान या कौन सी जाति बताई भाई? क्षत्रिय जाति बताई। इसके बाद में देखो सीवी वेद, सीवी वेद ने राजपूतों को विशुद्ध रूप से क्या बताया? भारतीय। क्या बताया? भारतीय की, ये तो भारत में रहने वाली पहले से एक जाति है। अच्छा, डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई? ब्राह्मणों से। या राजपूतों को ब्राह्मणों से अलग होना किसने बताया? तो क्या आंसर आएगा? डॉक्टर भंडारकर ने बताया। किसने बताया भाई? डॉक्टर भंडारकर ने। तो यह था अपना राजपूत की उत्पत्ति का चैप्टर। अब देखिए ध्यान दो भाई, तो इस तरह से राजपूतों की क्या हुई थी? उत्पत्ति। अब देखिए अपने सिलेबस के अंदर राजस्थान का इतिहास दे रखा है। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक, जो भी तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद में देखिए अपन सभ्यताएं पढ़ेंगे, 1857 क्रांति पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ेंगे, जो तुम्हारे सिलेबस में है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान दो, तुम्हारे सिलेबस में राजपूत वंश जो दे रखे हैं उनमें मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले जो दे रखा है वो दे रखा है महाराणा कुंभा। कौन दे रखा है भाई? महाराणा कुंभा। तो ध्यान दो, आज अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मेवाड़ का इतिहास, कहाँ का इतिहास भाई? मेवाड़ का इतिहास। महाराणा कुंभा कहाँ का शासक था भाई? मेवाड़ का। तो देखिए मेवाड़ के इतिहास में अपन ध्यान दो भाई, महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। तो देखिए मेवाड़ का जो शासक था महाराणा कुंभा, अरे वो मेवाड़ में शासक बना था 1433 में। देखिए भाई कब बना था? 1433 में शासक बना था। और कब तक रहा था ये? 68 तक रहा था। तो तुम्हारे सिलेबस में जो पहला शासक दे रखा है वो यही दे रखा है, महाराणा कुंभा। तो देखिए भाई 1433 से लेकर 68 का जो शासन काल है वो किसका है बोलो? महाराणा कुंभा का। किसका है भाई? महाराणा कुंभा। बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो देखिए महाराणा कुंभा शासक बना 1433 में और कब तक रहा? 68 तक रहा। तो देखिए भाई ध्यान दो, अरे महाराणा कुंभा, इस महाराणा कुंभा के ध्यान दो भाई, अरे पिता का जो नाम था वो था मोक्कल। क्या नाम था भाई? मोक्कल था। ये मोक्कल कौन था? ये सब आ जाएगा आगे। तो देखिए मोक्कल। और ध्यान दो इसकी जो माता का नाम था वो था सौभाग्यवती परमार। माता का नाम क्या था भाई? सौभाग्यवती परमार। तो देखिए ध्यान दो, अरे महाराणा कुंभा 1433 में शासक बना और 68 तक रहा था। तो देखिए अरे महाराणा कुंभा की उपाधियां, महाराणा कुंभा की क्या चीज भाई? उपाधियां। देखिए महाराणा कुंभा की एक उपाधि तो कौन सी है भाई बताइए? राणी राय। कौन सी है? राणी राय। दूसरी है कौन सी भाई? राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, हिंदू सुल्तान, छठी है अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी है भाई? अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है भाई। हाँ तो देखिए भाई एक और दे लो, छाप गुरु। कौन सी भाई? छाप गुरु। तो एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? मोक्कल। और महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। महाराणा कुंभा की उपाधियां देखिए, एक तो कौन सी है बताइए? राणे राय, दूसरी राजगुरु, तीसरी दानगुरु, चौथी हाल गुरु, पांचवी
हिंदू सुल्तान, छठी अभिनव भट्टाचार्य और सातवीं कौन सी है भाई, छाप गुरु। ये सब की सब उपाधियां किसकी है बताइए, महाराणा कुंभा की है भाई। अब देखिए भाई ध्यान दो, महाराणा कुंभा जब मेवाड़ का शासक बना, का शासक बना भाई, मेवाड़ का शासक बना, तो इसके सामने कई सारी क्या थी बोलो, समस्याएं थी। बोलो भाई क्या थी, कुछ समस्याएं थी। तो देखिए महाराणा कुंभा के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी वो मैं सारी आपको बताऊंगा। देखिए भाई एक बार ध्यान दो, तो देखिए या देखो, चलो देखिए भाई, महाराणा कुंभा के सामने देखो भाई निम्न समस्याएं थी, निम्न समस्याएं थी। चलो देखो कौन कौन समस्याएं थी बताइए भाई। देखिए ध्यान दो, एक समस्या तो थी, ध्यान दो भाई, अपने पिता मोकल के हत्यारे। अरे भाई मोकल के हत्यारे कौन कौन थे बताइए भाई, चाचा और मेरा। कौन थे बोलो, चाचा और मेरा से निपटना। हाँ, और देखिए भाई क्योंकि महाराणा कुंभा का पिता कौन था, मोकल, और मोकल की हत्या किसने की थी, चाचा और मेरा ने की थी। तो महाराणा कुंभा के सामने एक समस्या थी, चाचा और मेरा से निपटना। और महाराणा कुंभा के सामने देखिए भाई दूसरी समस्या क्या थी, वो ये थी बताइए भाई क्या थी, रणमल राठौड़। कौन भाई, रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना। क्योंकि देखिए ध्यान दो भाई, मारवाड़ का शासक रणमल राठौड़ था, और इस रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह, किसका विवाह, हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ किया था। जबकि करना किसके साथ था, राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा के साथ करना था। लेकिन ध्यान दो भाई, देखिए रणमल राठौड़ ने राणा लाखा के साथ विवाह करने की क्या रख दी थी, एक शर्त रख दी थी। क्या शर्त रखी थी कि अगर मेरी बहन हंसाबाई के होने वाली संतान को तुम मेवाड़ का शासक बना दोगे तो मैं मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ भी कर दूंगा। क्योंकि राणा लाखा ने कहा कि तुम मेरे पुत्र को रहने तो तुम्हारी बहन का विवाह मेरे साथ ही कर दो। तो ध्यान दो, राणा लाखा ने उस शर्त को मान ली थी, और रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह, आगे बताऊंगा, हंसाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया था, राणा लाखा के साथ कर दिया था। फिर ध्यान दो भाई, उस राणा लाखा के या हंसाबाई के देखिए पुत्र कौन हुआ था, मोकल। कौन हुआ था, मोकल। फिर देखो मोकल की हत्या किसने कर दी थी, चाचा और मेरा ने। और मोकल की हत्या करने के बाद ध्यान दो, मेवाड़ का शासक कौन बन गया था बताइए भाई, महाराणा कुंभा। कौन बना था, महाराणा कुंभा। तो ध्यान दो, इस रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह बुढ़ापे में सहसत इसलिए किया था राणा लाखा के साथ, ताकि मेरा भांजा शासक बन जाएगा और मैं धीरे धीरे मेवाड़ पर शासन करने लग जाऊंगा। तो ध्यान दो, फिर ये रणमल राठौड़ इस महाराणा कुंभा के समय में भी मेवाड़ का शासक बनने के लिए हस्तक्षेप कर रहा था। तो महाराणा कुंभा के सामने समस्याएं खड़ी कर रहा था। तो महाराणा कुंभा के सामने दूसरी समस्या क्या हो गई कि रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना। तो आपको पता लग गया रणमल राठौड़ कहाँ का था, मारवाड़ का था। जब अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उसमें आएगा। अच्छा देखिए भाई ध्यान दो, तीसरी समस्या, अरे इसके सामने जो तीसरी समस्या थी वो कौन सी थी बताओ भाई, मालवा का शासक। कहाँ का शासक भाई, मालवा का शासक। महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन भाई, महमूद खिलजी सेकंड, ओ सॉरी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट। अच्छा देखो ये कैसे थी, ध्यान दो भाई, महाराणा कुंभा का, अरे किसका बोलो, महाराणा कुंभा का कौन था, एक विरोधी। कौन था भाई, एक विरोधी था। उस महाराणा कुंभा के विरोधी का नाम था महपा पंवार। क्या नाम था भाई, महपा पंवार था। तो ध्यान दो, इस महपा पंवार को शरण किसने दे रखी थी बताओ भाई, महाराणा कुंभा ने दे रखी थी। किसने दे रखी थी बोलो, महाराणा कुंभा ने। इसलिए ध्यान दो भाई, महमूद खिलजी का भी एक तरह से महाराणा कुंभा दुश्मन बन रखा था।
तो ध्यान दो, माणा कुंभा के सामने दूसरी समस्या थी मालवा के शासक से निपटना। किससे निपटना भाई? मालवा के शासक से। एक बार दोबारा देखो आप लोग अच्छी तरह, बताइए भाई 1433 से लेकर 68 का शासनकाल किसका है? महाराणा कुंभा का। तो बताइए भाई, महाराणा कुंभा मेवाड़ में देखिए भाई सिसोदिया वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? ये सिसोदिया। तो बताओ महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? मोक्कल। क्या नाम था? मोक्कल। बताओ महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार था। अच्छा देखिए, महाराणा कुंभा की उपाधियां एक तो कौन सी है? रानी राय, दूसरी राजगुरु, तीसरी दान गुरु, चौथी बताओ हाल गुरु, पांचवी हिंदू सुल्तान। क्या है भाई ये? हिंदू सुल्तान। छठी अभिनव भट्टाचार्य, और सातवीं कौन सी है भाई? छाप गुरु। कौन सी है बोलो? छाप गुरु। अच्छा देखो, महाराणा कुंभा जब शासक बना तो इसके सामने क्या थी? कुछ समस्याएं। अच्छी तरह सुनो। देखिए पहली समस्या तो क्या थी बोलो? चाचा और मेरा से निपटना, अपने पिताजी के हत्यारे चाचा और मेरा। दूसरी समस्या क्या थी? मारवाड़ का शासक रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना। और देखो तीसरी समस्या क्या थी? मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट। बोलो भाई क्या थी? मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट से निपटना। अच्छा देखो, मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट ने, देखिए भाई ध्यान दो, मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट ने, ध्यान दो भाई, महाराणा कुंभा का विरोधी था एक महपा पवार। कौन था बोलो? महपा पवार। उसको इसने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। किसने शरण दे रखी थी? मालवा के शासक ने शरण दे रखी थी महाराणा कुंभा के विरोधी महपा पवार ने। चलो तो देखिए भाई, एक बार आंसर दो आप लोग, बिना देखे आंसर दो। बताओ महाराणा कुंभा के पिता क्या नाम था? मोक्कल। माता क्या नाम था? सौभाग्यवती। महाराणा कुंभा की ये क्या है? सारी उपाधियां। महाराणा कुंभा के सामने क्या थी? कुछ समस्याएं। पहली समस्या चाचा और मेरा, दूसरा रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना, तीसरी मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट। और मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट ने महाराणा कुंभा के विरोधी महपा पवार को क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी भाई। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए भाई ध्यान दो, महाराणा कुंभा देखिए भाई सबसे पहले किसका नंबर लेता है? मालवा के शासक का। किसका नंबर लेता है भाई? मालवा के शासक का। तो देखिए भाई ध्यान दो, और एक जगह है सारंगपुर। देखिए भाई सारंगपुर कहाँ है? गुजरात में। तो आप लोग देखिए भाई सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था बताओ भाई? 1437 में। कब हुआ था भाई? 1437 में। तो आप लोग मुझे बताओ सारंगपुर का युद्ध 1437 में किस किस के बीच हुआ था? देखिए ये युद्ध हुआ था, ध्यान दो भाई, महाराणा कुंभा और मालवा का शासक। कहाँ का शासक भाई? मालवा का शासक कौन है बताइए भाई? मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ था भाई। तो देखिए इस युद्ध में महाराणा कुंभा की तो क्या हुई थी बताओ भाई? विजय हुई थी। बोलो भाई क्या हुई थी? विजय। और मालवा के शासक की क्या हुई थी बोलो? हार हुई थी। क्या हुई थी भाई? हार हुई थी। और देखिए महाराणा कुंभा ने, अरे इसको 6 महीने तक, बोलो भाई कितने महीने तक है? 6 महीने तक बताओ भाई क्या बना के रखा? बंदी बना के रखा, और बाद में छोड़ दिया। छोड़ के क्या कर दी? गलती कर दी भाई। अच्छा अब आप लोग मुझे ये बताओ भाई, महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक को हरा दिया, तो बताओ महाराणा कुंभा ने इस मालवा के शासक को हराने के विजय के उपलक्ष्य में, या मालवा शासक या मालवा के विजय के उपलक्ष्य में बताओ महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? देखिए भाई ध्यान दो, महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के
उपलक्ष्य में, देखो भाई मालवा विजय के उपलक्ष्य में बोलो किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। किसका भाई? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ को देखो भाई अपन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। बोलो भाई क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। इसको और भी बोलते हैं विक्ट्री टावर। क्या बोलते हैं भाई? विक्ट्री टावर भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहते हैं इसको? देखिए इसको जय स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो जय स्तंभ। अच्छा, जय स्तंभ के अलावा देखिए भाई इसको और क्या बोलते हैं? बताओ भाई। अच्छा देखिए इसको बोलते हैं विष्णु ध्वज। बोलो भाई क्या बोलते हैं? विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो इसको और क्या बोलते हैं? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। क्या बोलते हैं भाई? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बताओ इसको? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, बताओ ये है कहां पर भाई? चित्तौड़गढ़ में। बोलो भाई कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है भाई। चलो एक बार यहां तक ही देखो, अभी और पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में। चलो दोबारा देखो, बताइए भाई सारंगपुर जगह कहां पड़ती है? गुजरात में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। बोलो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? आंसर दिया करो, कब हुआ था? 1437 में हुआ था। अरे सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच हुआ बताओ? महाराणा कुंभा और मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ था। तो देखिए इसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट की क्या हुई थी? हार हुई थी। और महाराणा कुंभा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और महाराणा कुंभा ने इस मालवा के शासक को कितने महीने तक बंदी बना के रखा था? 6 महीने तक बंदी बना के रखा। और 6 महीने बाद छोड़ दिया। और छोड़ के क्या कर दी? बोलो गलती कर दी। अरे भाई क्या गलती कर दी? गलती कर दी। अच्छा तो देखिए ध्यान दो, क्योंकि ये फिर वापस लौट के आएगा। अभी देखो रुको थोड़ा सा। अच्छा तुम मुझे बताओ, महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक को हरा दिया, तो महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में, अरे किसके उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करना है? कीर्ति स्तंभ। तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं, इसे जय स्तंभ भी कहते हैं, इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं, इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है, और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। अच्छा अब देखिए भाई ये विजय स्तंभ कहाँ है? बोलो चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। हाँ अब एक बार बिना देखे आंसर दे दो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। बताओ सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। किस किस के बीच हुआ था? महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ था। इसमें महाराणा कुंभा की क्या हुई? विजय। और महमूद खिलजी क्या हुई? हार। महाराणा कुंभा ने इस मालवा के शासक को कितने महीने तक बंदी बना के रखा? 6 महीने। 6 महीने बाद छोड़ दिया। और छोड़ के क्या कर दी? गलती, क्योंकि ये पुनः लौट के आएगा, अभी आगे आएगा। अच्छा देखो महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ ऑप्शन में नहीं आए तो कीर्ति स्तंभ। पहली प्राथमिकता ये देनी है अगर दोनों आ जाए तो। वैसे विजय स्तंभ का ही दूसरा नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। तीसरा नाम विक्ट्री टावर। चौथा नाम जय स्तंभ। पांचवा विष्णु ध्वज। छठा हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। अच्छा बताइए भाई पांचवा क्या है? सातवां क्या है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। चलो भाई अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, विजय स्तंभ चल रहा था। बोलो भाई अपना क्या चल रहा था अभी? विजय स्तंभ। अब देखिए भाई विजय स्तंभ का आपको ये पता लग गया कि किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। अच्छा आप लोग मुझे बताओ भाई इसका जो निर्माण है वो कब करवाया महाराणा कुंभा ने? तो आप लोग आंसर दोगे 1440 से लेकर 48 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। अच्छा देखिए ये जो विजय स्तंभ है इसका वास्तुकार कौन है? अरे इसका वास्तुकार देखिए भाई
जेता। कौन है बोलो वास्तुकार इसका? जेता। अच्छा जेतार 1 2 2 3 ऑप्शन में मिले तो देखो दूसरे नंबर पे किसको दोगे? पुंजा को, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको दोगे? जेता को। तो जेता और पुंजा इसके क्या थे बोलो? वास्तुकार थे। अच्छा बताइए जो ये विजय स्तंभ है, अरे ये विजय स्तंभ की ध्यान दो भाई, ऊंचाई कितनी है बताओ? विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 120 से 122 फीट है भाई इसकी क्या चीज बोलो? ऊंचाई। अच्छा इसके बाद में देखिए इस पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां हैं, अरे इस पर चढ़ने के लिए बताइए भाई सीढ़ियां कितनी है? 157। कितनी है भाई? 157 क्या है? सीढ़ियां हैं इस पर ऊपर चढ़ने के लिए। अच्छा बताओ ये विजय स्तंभ है ये कुल कितने मंजिला है? तो आंसर क्या दोगे? ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला है भाई? ये 9 मंजिला है। और ये विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, बोलो भाई कौन सी मंजिल है? तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल पर अरे भाई 9 बार क्या लिखा हुआ है बताओ? देखिए भाई 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। बोलो भाई क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा बताइए जो अल्लाह लिखा हुआ है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में भाई? अरबी भाषा में लिखा हुआ है 9 बार अल्लाह। अच्छा इसके बाद में देखिए ध्यान दो, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस का प्रतीक क्या है बताओ भाई? यही है विजय स्तंभ। प्रतीक क्या है बोलो भाई? विजय स्तंभ है। और दूसरी बात यह है कि इस विजय स्तंभ की तुलना, अरे देखिए भाई ध्यान दो, कर्नल जेम्स टोड, कौन भाई? कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना, कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की बताओ भाई? कुतुब मीनार से। किससे की बोलो? कुतुब मीनार से की। किससे की भाई? कुतुब मीनार से की। कि होने को तो कुतुब मीनार है लेकिन ये उससे भी अच्छा और ऊंचा है भाई। अच्छा इसके बाद में देखो एक इतिहासकार और है, देखो भाई फर्ग्यूसन। कौन है बोलो? फर्ग्यूसन। तो देखिए फर्ग्यूसन ने बताओ भाई इसकी तुलना, किसकी तुलना? विजय स्तंभ की तुलना। इसकी तुलना बताओ भाई किससे की? रोम के टॉर्जन से। बोलो भाई किससे की? रोम के टॉर्जन से की। एक बार दोबारा देखो तो आपको ये तो पता लग गया कि माणक कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। अच्छा इसका निर्माण कब करवाया था? 1440 में प्रारंभ किया था और 48 में कंप्लीट हुआ था। इसके वास्तुकार कौन है? जेता। कौन है? जेता। और इसके साथ में दुआ है तो दूसरे नंबर पे किसको करना? पुंजा को। बताइए विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 120 से 122 फीट है। और इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां कितनी है? 157 है। और ये विजय स्तंभ कुल कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और राजस्थान पुलिस का प्रतीक भी किसको माना जाता है? विजय स्तंभ को माना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की? कुतुब मीनार से की। कि होने को तो कुतुब मीनार है लेकिन ये उससे भी अच्छा और ऊंचा है। और देखो फर्ग्यूसन ने, अरे बोलो भाई किसने? फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की? रोम के टॉर्जन से की। किससे की भाई? रोम के टॉर्जन से की। चलो तो अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, विजय स्तंभ से, बोलो भाई किससे? विजय स्तंभ से 1.5 किलोमीटर दूर। कितना किलोमीटर दूर भाई? 1.5 किलोमीटर दूर। बोलो भाई क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ है। बोलो भाई क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ है। और ध्यान दो 1.5 किलोमीटर दूर वहां चित्तौड़गढ़ में ही है। अच्छा ध्यान दो ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है, बोलो इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने। किसने करवाया भाई? जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। किसने करवाया भाई? जैन व्यापारी जीजा ने करवाया इसका निर्माण। और देखिए ये कुल कितने मंजिला है? ये तो 7 मंजिला है। और विजय स्तंभ कितने मंजिला था? 9 मंजिला था। ये 7 मंजिला है भाई ये वाला। और ध्यान दो ये कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है बताइए भाई? अरे ध्यान दो यह है जैन तीर्थकर, जैन
तीर्थकर आदिनाथ को, किसको समर्पित है भाई? जैन तीर्थकर आदिनाथ को क्या है बोलो? समर्पित है भाई। किसको समर्पित है भाई? जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, एक बार पहले चलो इसको समझो। बताइए, विजय स्तंभ से 1.5 किलोमीटर दूर क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ है। और इसका निर्माण किसने करवाया? जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। और ये जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। अब सुनो, देखो मैंने आपको अभी इससे पहले पढ़ाया, उसमें बताया कि विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ। और ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो वही आंसर आएगा, महाराणा कुंभा ने करवाया। और ये क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ है। क्या है बोलो? ये जैन कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण किसने करवाया? जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। और ये कुल कितने मंजिला है? ये 7 मंजिला है, वो 9 मंजिला था। और ये जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित माना जाता है। चलो भाई, अच्छा अब इसके बाद में देखिए, मैंने आपको एक समस्या क्या बताया था महाराणा कुंभा के सामने? बताओ भाई, रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना। बोलो भाई, किसके प्रभाव को? रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना। और ये कौन सी बताया था बोलो? मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट, वो तो चल ही रहा आपके। अच्छा तो देखिए, ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक को इस सारंगपुर के युद्ध में 6 महीने तक बंदी बना के रखा और 6 महीने बाद छोड़ दिया। छोड़ के क्या कर दी उसने? गलती कर दी, क्योंकि ये वापिस लौट कर आएगा। तो देखो भाई, ध्यान दो, अरे मालवा का शासक, बोलो भाई कहां का शासक है? अच्छी तरह ध्यान दो भाई, मालवा का शासक, बोलो भाई कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। बोलो भाई कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। और देखिए, इसी के समय में गुजरात का, बोलो भाई कहां का? गुजरात का शासक कौन था? बताओ भाई, कुतुबुद्दीन शाह। बोलो भाई कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। तो देखिए ध्यान दो, मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह। अरे इन दोनों के बीच में पहले क्या थी? दुश्मनी थी। क्या थी पहले इन दोनों के बीच में? दुश्मनी। लेकिन ध्यान दो, अरे इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अपन दुश्मन रह के क्या करेंगे? अपन क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर के मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करेंगे और फिर महाराणा कुंभा को हरा करके अपन मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। तो देखिए, मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच में बताओ कौन सी संधि हुई थी? बताइए भाई, इनके बीच में जो संधि हुई थी वो हुई थी चंपानेर की। कौन संधि हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी। बताओ, चंपानेर की संधि कब हुई थी भाई? 1456 में। कब हुई थी? 1456 में। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चंपानेर की संधि कौन सी रियासत के विरुद्ध हुई थी? मेवाड़ रियासत के विरुद्ध हुई थी। और ध्यान दो, कौन से शासक के विरुद्ध हुई थी? तो महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। चंपानेर की संधि किस किस के बीच में हुई? मालवा और गुजरात के बीच हुई। शासकों का नाम पूछे तो महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई। अब चंपानेर की संधि हो गई और संधि हो जाने के बाद ध्यान दो, अरे दोनों ने मिलकर देखिए, दोनों ने मिलकर ध्यान दो भाई, मेवाड़ पर क्या कर दिया? बोलो, आक्रमण कर दिया। अरे भाई, मेवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अच्छा देखो, मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? 1457 में। कब किया? बोलो, 1457 में किया। अब बताइए, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा कुंभा था। बोलो भाई कौन था? महाराणा कुंभा। और ध्यान दो, इस महाराणा कुंभा ने अरे दोनों की संयुक्त सेना को भी बताओ भाई क्या कर दिया? बताओ, पराजित कर दिया। क्या कर दिया भाई? पराजित कर दिया, यानी कि दोनों के प्लान को खराब कर दिया। तो आपसे पूछा जाए, मालवा का युद्ध कब हुआ था? 1457 में हुआ था। अच्छा, ये दोनों एक तरफ थे और महाराणा कुंभा एक तरफ था, लेकिन महाराणा कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया था। तो एक बार दोबारा देखो, बताओ,
मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच 1456 में कौन सी संधि हुई थी? चंपानेर की। कौन संधि हुई थी? चंपानेर की। अच्छा बताओ, चंपानेर की संधि हो जाने के बाद इन दोनों ने मिलकर किसके ऊपर आक्रमण किया? मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। और बताओ आक्रमण कौन सी सन में किया? 1457 में किया। लेकिन मेवाड़ के शासक माणा कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। ठीक है भाई। हाँ, तो आप अच्छी तरह नोट्स बना लेना। एक बार दोबारा आंसर दे दो। बताओ चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। किस किस के बीच हुई थी? मालवा और गुजरात के बीच हुई थी। कौन से शासकों के बीच हुई? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच। दोनों ने मेवाड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन माणा कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेना को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। चलो भाई, अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दो। माणा कुंभा के सामने दूसरी समस्या क्या थी? रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना, ये थी ना समस्या। मैंने आपको बताया रणमल राठौड़ कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। और उसने अपनी बहन अंसाबाई का विवाह कहाँ किया था? मेवाड़ में। क्या किया था? मेवाड़ में। अच्छा, किसके साथ किया था? मेवाड़ का एक शासक था राणा लाखा। जब मैं आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, राणा लाखा के साथ किया था। फिर राणा लाखा और हंसाबाई के जो पुत्र हुआ था उसका नाम मोकल था, और मोकल की हत्या चाचा और मेरा ने कर दी थी। और उसके बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? मोकल का पुत्र माणा कुंभा। तो माणा कुंभा जब शासक बना तो रणमल राठौड़ का तो भांजा लगा। तो रणमल राठौड़ माणा कुंभा के शासन में भी मेवाड़ का शासक बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। तो माणा कुंभा के सामने समस्या खड़ी हो रही थी कि इस रणमल राठौड़ के प्रभाव को कैसे भी कर करा के कम किया जाए। तो देखिए भाई, ध्यान दो कैसे कम करता है। तो मारवाड़ का शासक कौन है? बोलो, रणमल राठौड़। कौन है भाई? रणमल राठौड़। अच्छा बोलो, ये रणमल राठौड़ कहाँ का था? मारवाड़ का। कहाँ का था? मारवाड़ का। जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो देखो, मारवाड़ का शासक रणमल राठौड़। अरे इस रणमल राठौड़ की कौन थी? एक दासी। बोलो भाई, कौन थी? एक दासी थी, और उस दासी का नाम था भारमली। बोलो, दासी का क्या नाम था? भारमली। तो इस दासी भारमली को महाराणा कुंभा, बोलो भाई कौन है? महाराणा कुंभा। अरे इसको अपनी ओर मिलाया। बोलो भाई, क्या किया? इसको अपनी ओर मिलाया। और ध्यान दो, उसी की दासी भारमली के द्वारा रणमल राठौड़ को क्या दिलवा दिया? जहर दिलवा दिया। इस तरह से रणमल राठौड़ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बोलो, मृत्यु कब हुई? 1438 में। जहर कब दिलवाया? 1438 में दिलवा दिया। तो इस तरह से रणमल राठौड़ की क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने के बाद ध्यान दो भाई, मारवाड़ का शासक बना कौन? बोलो, अरे मारवाड़ का शासक बना रणमल राठौड़ का पुत्र राव जोधा। बोलो भाई, कौन बना शासक है? राव जोधा। जब अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, जब आएगा ये, तो ध्यान दो भाई, राव जोधा शासक कब बना था? 1438 में। कब बना था? 1438 में। अब देखो, ध्यान दो, तो आपको पता लग गया कि रणमल राठौड़ की दासी भारमली को माणा कुंभा अपनी ओर मिलाया, और उसी की दासी के द्वारा रणमल राठौड़ को क्या दिलवा दिया? जहर दिलवा दिया। तो इस तरह से रणमल राठौड़ की तो मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। लेकिन ध्यान दो, माणा कुंभा ने दिमाग लगाया कि मैंने रणमल राठौड़ की तो हत्या करवा दी, लेकिन हो सकता है कि इसका पुत्र राव जोधा मेरे से कभी भी क्या ले सकता है? बदला ले सकता है। इसलिए इसको भी रास्ते से हटा दिया जाए तो अच्छा रहे। तो ध्यान दो, जब माणा कुंभा इस राव जोधा को भी मारना चाहा, बोलो किसको मारना चाहा? राव जोधा को भी मारना चाहा। तो ध्यान दो, अरे इन दोनों के बीच में बोलो कौन आ गई थी? हंसाबाई। कौन आ गई? बोलो, हंसाबाई आ गई। अब ध्यान दो, आपको पता है हंसाबाई आ गई। हंसाबाई कौन थी? हंसाबाई आपको पता है मेवाड़ के शासक राणा लाखा की पत्नी थी, और रणमल राठौड़ की क्या थी? बहन थी। तो देखो, राणा लाखा का पुत्र कौन था? मोकल। मेवाड़ में कौन था? मोकल। और मोकल का बेटा कौन था? माणा कुंभा। तो माणा कुंभा की हंसाबाई क्या लगी? दादी। क्या लगी? बोलो, दादी। अच्छा, अब राव जोधा का पिता कौन था? रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ की हंसाबाई क्या थी? बहन थी। तो बताओ, राव जोधा की हंसाबाई क्या लगी? बुआ। क्या लगी? बुआ।
तो देखो राव जोधा और माणक कुंभा के बीच हंसाबाई आ गई और इस हंसाबाई ने देखो भाई दोनों के मध्य बताओ भाई क्या करवा दी, संधि करवा दी। बोलो कौन सी संधि करवाई? आंवला बावला। कौन संधि करवाई भाई? आंवला बावला की। आंवला बावला की क्या करवाई बताओ? संधि करवाई भाई। हाँ अच्छा बताओ आंवला बावला की संधि कब करवाई? 1453 में। कब करवाई? 1453 में। किस किस के बीच करवाई ये संधि? माणक कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा के बीच। यानी एक तरफ आंवले के पेड़ लगा दिया और दूसरी तरफ बबूल के पेड़ लगा दिया और दोनों की सीमा का निर्धारण कर दिया। तो बताओ भाई ये आंवला बावला की संधि किसका निर्धारण करती है? देखिए यह संधि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का क्या करती है बताओ भाई? निर्धारण करती है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा क्या करती है? निर्धारण करती है। और ध्यान दो, अरे इस संधि का बताओ भाई, इस संधि का मध्य केंद्र किसको माना बताओ भाई? मध्य केंद्र माना सोजत को। बोलो भाई किसको? सोजत को। सोजत कहां है बताओ? पाली में। अरे सोजत कहां है? पाली में। तो बताइए आंवला बावला की संधि का बीच का केंद्र या मध्य का केंद्र किसको माना भाई? सोजत पाली को। किसको माना बोलो? सोजत पाली को। और देखिए ध्यान दो, राव जोधा, अरे इस राव जोधा ने, चलो एक मिनट यहां तक ही देखो एक बार दोबारा। बताइए भाई मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ की दासी भारमली को अपनी ओर किसने मिलाया? आंसर दो। महाराणा कुंभा ने। अच्छा इस दासी भारमली को अपनी ओर मिलाकर महाराणा कुंभा ने उसी की दासी भारमली के द्वारा मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ को क्या दिलवाया? जय। इस तरह से रणमल राठौड़ की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और बताओ फिर मारवाड़ का शासक कौन बन गया था? राव जोधा। कौन बन गया था? राव जोधा बन गया। तो बताओ जब महाराणा कुंभा राव जोधा को भी मारना चाहा तो दोनों के बीच में कौन आ गई? हंसाबाई आ गई। तो बताओ हंसाबाई ने दोनों के मध्य, अरे दोनों कौन कौन? राव जोधा और कुंभा। बोलो कौन कौन? राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच हंसाबाई ने क्या करवा दी? संधि करवा दी। कौन सी संधि करवाई? आंवला बावला की संधि करवाई। कब करवाई? 1453 में। यानी एक तरफ आंवले के पेड़ लगा दिया और एक तरफ क्या लगा दिया? बबूल के पेड़ लगा दिया और दोनों की सीमा का निर्धारण कर दिया। तो बताओ आंवला बावला की संधि किसका निर्धारण करती है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करती है। अच्छा आंवला बावला की संधि का बीच का केंद्र किसको माना? सोजत को। सोजत का है? पाली में। और सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है भाई? मेहंदी प्रसिद्ध है। चलो अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई राव जोधा ने देखिए भाई संधि के तहत इस राव जोधा ने अपनी पुत्री देखिए भाई इसकी पुत्री का नाम था श्रृंगार बाई। क्या नाम था भाई? श्रृंगार बाई। तो श्रृंगार बाई का विवाह, अरे भाई श्रृंगार बाई का विवाह बोलो किसके साथ किया था? महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। बोलो भाई किसके साथ किया? रायमल के साथ किया। तो एक तरह से दुश्मनी को वापस किस में बदल दिया भाई? रिश्ते में बदल दिया। और ध्यान दो इस राव जोधा ने 1459 में बोलो किसकी स्थापना की थी? जोधपुर की। किसकी स्थापना की भाई इसने? जोधपुर की स्थापना की। और देखो इस राव जोधा ने, आपको पता है 1459 में ध्यान दो भाई कौन सा दुर्ग बनवाया था? मेहरानगढ़। बोलो कौन सा दुर्ग बनवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया भाई, बनवाया। अच्छा वैसे देखो
जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे, जब पूरी डिटेल पढ़ेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी कहते हैं, चिड़िया टोकगढ़ भी कहते हैं, कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। और ध्यान दो, ये जो दुर्ग है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको दुर्ग, जब इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे अपन, तो बताओ मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इसकी नींव का पत्थर किसने रखा था? बोलो। करणी माता ने। किसने रखा भाई? करणी माता ने रखा। और करणी माता का जो वास्तविक नाम था वो था रिद्धि बाई। क्या नाम था भाई? रिद्धि बाई। एक बार दोबारा देखो, बताइए, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारबाई का विवाह किसके साथ किया? महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। किसके साथ किया? रायमल के साथ किया। और राव जोधा ने 1459 में किसकी स्थापना की? जोधपुर की स्थापना की। और 1459 में इसने कौन सा दुर्ग बनवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी दुर्ग, चिड़िया टोकगढ़ भी कहा जाता है। अच्छा, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर में है, इसकी नींव का पत्थर किसने रखा? करणी माता ने रखा। और करणी माता का वास्तविक नाम क्या था? रिद्धि बाई। क्या नाम था? रिद्धि बाई। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो, महाराणा कुंभा कौन भाई? महाराणा कुंभा ने, देखिए, अरे मेवाड़ में, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में बोलो कुल कितने दुर्ग बनवाए? अरे ध्यान दो, मेवाड़ में कुल, ध्यान दो भाई, 84 में से, कितने में से? बोलो 84 में से। ध्यान दो भाई, कितने दुर्ग बनवाए? बताओ। 32 दुर्ग। कितने दुर्ग बनवाए भाई? 32 दुर्ग बनवाए भाई। हाँ, तो बताओ, मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए? महाराणा कुंभा ने बनवाया। इसीलिए इस महाराणा कुंभा को हाल गुरु, मैंने बताया था ना, हाल गुरु का मतलब होता है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। क्या होता है? पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। तो 84 में से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए। इसलिए ध्यान दो, महाराणा कुंभा के शासन काल को, महाराणा कुंभा के शासन काल को स्थापत्य कला का, किसका भाई? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। बोलो भाई, कौन सा काल है? स्वर्ण काल। या स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। तो बताओ, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहते हैं? क्या आंसर दोगे? महाराणा कुंभा के शासन काल को कहते हैं। स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने 84 में से अकेले ने कितने दुर्ग बनवाए? 32। और इसीलिए इसको हाल गुरु कहा गया, यानी पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। अब देखो भाई, महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्ग बनवाए। अच्छा बताओ, 84 में से 32 दुर्ग बनवाए, अरे इसकी जानकारी किस में मिलती है? बताओ बताओ भाई, इसकी जानकारी मिलती है भाई वीर विनोद ग्रंथ में। किस में मिलती है? बोलो, वीर विनोद ग्रंथ में मिलती है। और इस वीर विनोद ग्रंथ का जो लेखक है, ध्यान दो भाई, वो कौन है? श्यामल दास। कौन है भाई? श्यामल दास है। चलो एक बार दोबारा देखो, बताओ, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग बनवाए? 84। ओ सॉरी, 84 में से कितने दुर्ग बनवाए? 32। भाई बनवाए 32। मेवाड़ में कुल कितने? 84 है। 84 में से 32 बनवाए किसने? महाराणा कुंभा ने। अब बताइए, 84 में से 32 दुर्ग बनवाए, इसलिए इस महाराणा कुंभा के शासन काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और महाराणा कुंभा के कुंभा को ही स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और देखो, महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्ग बनवाए, इसकी जानकारी अपन को कहां से मिलती है? तो आप लोग आंसर दोगे, वीर विनोद ग्रंथ में मिलती है। वीर विनोद ग्रंथ का लेखक कौन है? श्यामल दास। कौन है भाई? श्यामल दास। यहाँ डायरेक्ट ग्रंथ आ जाता है, वीर विनोद ग्रंथ का लेखक कौन है? श्यामल दास। इसमें किसका वर्णन है? 84 में से कितने दुर्ग बनवाए? 32। चलो अब इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूं कैसे बनते हैं। कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग बनवाए? 32।
कौन से शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? माणक कुंभा के शासनकाल को। स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं? माणक कुंभा को। 84 में से 32 दुर्ग बनवाए, इसका लेख, इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? वीर विनोद में। वीर विनोद ग्रंथ का लेखक कौन है? श्यामल दास। अब देखिए भाई, हाँ अब देखिए, ध्यान दो भाई, माणक कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। माणक कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ देखो कौन कौन से बताइए भाई। संगीत राज, बोलो भाई एक ग्रंथ तो कौन सा है? संगीत राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है माणक कुंभा का। तो ध्यान दो भाई, संगीत राज। अब सुनो, देखो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये संगीत राज जो ग्रंथ है वो कितने सर्गों में बटा हुआ है। तो देखिए भाई, ये संगीत राज जो ग्रंथ है, बताइए भाई ये कितने सर्गों में बटा हुआ है? 5 सर्गों में। कितने सर्गों में बटा हुआ है? 5 सर्गों में बटा हुआ है। देखिए 5 सर्ग कौन कौन से? देखो एक तो है पाठ्य रतन कोश। कौन सा है भाई? पाठ्य रतन कोश। अच्छा, पाठ्य रतन कोश के बाद में देखिए एक कौन सा है? नृत्य रतन कोश। अच्छा देखिए भाई, एक कौन सा है बताओ भाई? गीत रतन कोश। कौन सा है बोलो? गीत रतन कोश। अच्छा, इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो, एक कौन सा है बताइए भाई? रस रतन कोश। कौन सा है? रस रतन कोश है। अच्छा, और 5वां है वो कौन सा है? संगीत। कौन सा है भाई? संगीत रतन कोश। तो इस तरह से ध्यान दो भाई, ये कितने सर्गों में बटा हुआ है? 5 सर्गों में बटा हुआ है। तो ध्यान दो भाई, माणक कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ एक तो कौन सा है? संगीत राज। कौन सा है? संगीत राज। बताओ दूसरा कौन सा है? संगीत मीमांसा। तीसरा कौन सा है? सुधा प्रबंध। कौन सा है भाई? सुधा प्रबंध। अच्छा, ये कौन सा है? रसिक प्रिया। कौन सा है भाई? रसिक प्रिया। अच्छा देखिए, ये रसिक प्रिया है, ध्यान दो भाई, ये गीत गोविंद की टीका पर आधारित है। अच्छा, दूसरी बात देखिए भाई, एक ग्रंथ और है देखो, तो संगीत राज, हाँ ध्यान दो भाई, संगीत राज, संगीत में सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया, और एक है कामराज रतिसार। कामराज रतिसार, ये सब किसके द्वारा रचित ग्रंथ है भाई? महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। एक बार दोबारा देखो, बताइए माणक कुंभा द्वारा रचित संगीतज्ञ ग्रंथ, बोलो एक तो कौन सा है? संगीत राज। संगीत राज ग्रंथ कितने सर्गों में बटा हुआ है? ये 5 सर्गों में बटा हुआ है। बोलो एक तो कौन सा है? पाठ्य रतन कोश, दूसरा नृत्य रतन कोश, तीसरा गीत रतन कोश, चौथा रस रतन कोश, और 5वां संगीत रतन कोश। इसके अलावा देखो माणक कुंभा द्वारा रचित और ग्रंथ एक कौन सा है? संगीत मीमांसा। बोलो कौन सा है? संगीत मीमांसा। तीसरा सुधा प्रबंध, चौथा रसिक प्रिया, और बताओ भाई 5वां कौन सा है? कामराज रतिसार। कौन सा है? कामराज रतिसार। चलो अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो, एकलिंग महात्म में, एकलिंग महात्म में, ये भी एक ग्रंथ है भाई। एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की बताओ? रचना महाराणा कुंभा ने। अरे किसने की? महाराणा कुंभा ने की। अच्छा, लेकिन ध्यान दो, इसको पूरा किसने किया बताओ? अरे इसको पूरा कान्ह व्यास ने किया। बोलो भाई पूरा किसने किया? कान्ह व्यास ने किया भाई। हाँ किया। ये माणक कुंभा का पेंशनधारी कवि था। तो ध्यान दो, एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की? माणक कुंभा ने। शुरुआत तो माणक कुंभा ने की, लेकिन इसको पूरा किसने किया? कान्ह व्यास ने किया। और देखिए भाई, ध्यान दो, महाराणा कुंभा का संगीतज्ञ गुरु कौन था बताओ?
माणा कुंभा का संगीतज्ञ गुरु था भाई कौन है? सारंग व्यास। बोलो भाई कौन था? सारंग व्यास था। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, माणा कुंभा का संगीतज्ञ गुरु कौन है? सारंग व्यास है। अच्छा एक चीज और देख लो, माणा कुंभा की पुत्री, माणा कुंभा की पुत्री कौन थी? बोलो रमाबाई। बोलो भाई कौन थी? रमाबाई थी। अच्छा देखिए ये रमाबाई क्या थी? बोलो महान संगीतज्ञ। बोलो भाई क्या थी? महान संगीतज्ञ थी। माणा कुंभा की पुत्री रमाबाई क्या थी? महान संगीतज्ञ थी। और देखिए इस रमाबाई को अरे माणा कुंभा ने, ध्यान दो भाई, जावर, कौन सा? बोलो जावर। जावर कहाँ है? उदयपुर। जावर कहाँ है? उदयपुर। तो जावर का क्या दे रखा था इसको? परगना। क्या दे रखा था? परगना दे रखा था भाई। हाँ था। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, माणा कुंभा के शासनकाल के वास्तुकार, शासनकाल के वास्तुकार कौन कौन थे? तो ध्यान दो, जेता, पुंजा, नापा, मंडन। अच्छा इसके अलावा देखो माणा कुंभा के विद्वान, माणा कुंभा के विद्वान कौन कौन थे? एक था टीला भट्ट। बोलो भाई कौन था? एक है टीला भट्ट। अच्छा एक कौन था बताओ? नाथा। कौन था? नाथा। और एक था मुनि सुंदर सूरी। कौन था भाई? मुनि सुंदर सूरी। हाँ टीला भट्ट, नाथा और मुनि सुंदर सूरी, ये माणा कुंभा के क्या थे भाई? विद्वान थे। बोलो भाई क्या थे? माणा कुंभा के दरबारी के विद्वान थे। अच्छा माणा कुंभा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बताओ भाई क्या था? वीणा। अरे माणा कुंभा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या था? वीणा था भाई। बोलो भाई क्या था? वीणा। चलो एक बार दोबारा समझ लो, आज इतना ही पढ़ेंगे और बाकी अपन कल पढ़ेंगे। एक बार दोबारा देखो, बताइए एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की? माणा कुंभा ने की। इसको पूरा किसने किया? कान्ह व्यास ने। माणा कुंभा का संगीतज्ञ गुरु कौन था? सारंग व्यास था। माणा कुंभा की पुत्री रमाबाई क्या थी? महान संगीतज्ञ थी। और माणा कुंभा ने इस रमाबाई को एक तरह से, ध्यान दो भाई, कौन सा प्रगना या कौन सा क्षेत्र दे रखा था? जावर उदयपुर का क्षेत्र दे रखा था और अंतिम दिन इसने वहीं बिताए थे। अच्छा दूसरी बात, माणा कुंभा के शासनकाल के वास्तुकार कौन कौन थे बताओ? जेता। अरे कौन कौन थे? जेता और पुंजा। जेता और पुंजा। जेता, पुंजा, नापा, मंडन। और इस तक के दरबार के विद्वान कौन थे? बोलो टीला भट्ट, नाथा और मुनि सुंदर सूरी। और माणा कुंभा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या था? वीणा। क्या था? वीणा। चलो ठीक है।